Hello everyone, my name is Dr. Muskan Gupta and we are continuing with our topic plasma membrane. हमने पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में. अब हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन. तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन है वो क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो कैसे हमने ये पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेलेक्टिवली परमिएबल नेचर का होता है, मतलब वो कुछ मॉलिक्यूल्स को परमिएट करता है अपने थ्रू और कुछ को नहीं करता है. और वो करता है तो वो कैसे करता है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है? ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स में हेल्प करती है. अब जो ट्रांसपोर्ट है वो कैसे होता है? एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट. तो व्हाट डू यू मीन बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट? पैसिव के अंदर कोई भी एनर्जी यूटिलाइज नहीं हो रही है, जबकि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसमें एनर्जी यूटिलाइज होती है. जो एटीपी है वो यूटिलाइज होता है उसके अंदर, तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया. और जो पैसिव है उसके अंदर कोई भी एनर्जी यूटिलाइज नहीं होती. अब जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है उसके अंदर फर्दर 3 तरह से हम देखते हैं उसको, कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में डिफ्यूज़न आता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न आता है और ऑस्मोसिस आता है. तो जो डिफ्यूज़न है वो क्या होता है? डिफ्यूज़न में क्या होता है? अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं. इसमें क्या होता है? जनरली न्यूट्रल सॉल्यूट्स होते हैं. वो सॉल्यूट्स जिनके अंदर ना तो पॉजिटिव आयन होता है ना नेगेटिव आयन होता है, वो न्यूट्रल सॉल्यूट्स होता है. तो वो जो है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है. तो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो न्यूट्रल सॉल्यूट्स है वो मूव करेंगे. तो डेट इज़ डिफ्यूज़न. वो भी क्या है? पैसिव ट्रांसपोर्ट है. फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, इसमें एक वर्ड ऐड हो रहा है, डेट इज़ फैसिलिटेटेड. फैसिलिटेटेड मीन्स कि समथिंग इज़ फैसिलिटेट द डिफ्यूज़न. तो इसके अंदर क्या होता है? पॉलर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है. पॉलर मॉलिक्यूल्स जो है वो उनको कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत होती है ट्रांसपोर्ट के लिए. तो जो पॉलर मॉलिक्यूल्स है कैरियर प्रोटीन के थ्रू फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करते हैं. तो डेट इज़ फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न. ये भी पैसिव ट्रांसपोर्ट का ही टाइप हो गया. फिर ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस में क्या होता है कि जो वाटर है वो मूव करता है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू इट्स लो कंसंट्रेशन. वहाँ पर तो क्या था? जो डिफ्यूज़न था उसमें न्यूट्रल सॉल्यूट्स मूव कर रहे थे. जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न था उसके अंदर पॉलर मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे थे. और जो ऑस्मोसिस है उसके अंदर वाटर मूव करता है फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. डेट इज़ ये जो तीनों ट्रांसपोर्ट है वो अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है, मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है. अब जो हम पढ़ते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जस्ट अपोजिट टू पैसिव ट्रांसपोर्ट, उसके अंदर एनर्जी यूटिलाइज नहीं हो रही थी और इसके अंदर एनर्जी यूटिलाइज होती है. तो इसके एग्जांपल में हम पढ़ते हैं आयंस जो होता है मोस्टली वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाता है. एग्जाम्पल में सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप. इसमें क्या होता है कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाता है जो सॉल्यूट होते हैं, जो आयंस होते हैं. तो ये हो गया हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट. तो हमने पढ़ा कि जो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट है वो 2 तरह से होता है, पैसिव और एक्टिव. पैसिव में एनर्जी यूटिलाइज हो रही है और एक्टिव में एनर्जी यूटिलाइज नहीं हो रही है. फिर पैसिव फर्दर डिफ्यूज़न, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस 3 टाइप का होता है. इन तीनों के अंदर ही अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो मॉलिक्यूल्स है वो मूव करता है. और जो एक्टिव है वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है. अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट है वो 2 टाइप का होता है. एक एंडोसाइटोसिस होता है और एक एक्सोसाइटोसिस होता है. एंडो मीन्स इनसाइड, साइटोसिस मीन्स सेल. तो सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, ये बल्क ट्रांसपोर्ट होता है. और जो एक्सोसाइटोसिस है वो क्या है? एक्सो मीन्स आउटसाइड और साइटोसिस मीन्स सेल. तो ये सेल के बाहर, मतलब बाहर जा रही है सेल के थ्रू. तो इसको हम कहते हैं सेल वॉमिटिंग, मतलब सेल वॉमिट आउट कर रहा है. इसमें क्या होता है कि जो वेस्ट मटेरियल है उसका इजेक्शन होता है सेल से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू. मतलब कि जो सेल है वो अपना जो वेस्ट मटेरियल है एक्सक्रीट आउट करता है, वो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू करता है. उसको हम कहते हैं सेल वॉमिटिंग. ठीक है. और जो एंडोसाइटोसिस है जिसको हम कह रहे हैं बल्क ट्रांसपोर्ट, वो फर्दर 2 टाइप से होता है. एक पिनोसाइटोसिस, एक फैगोसाइटोसिस. फैगोसाइटोसिस इज सेल ईटिंग, मतलब सेल खा रहा है तो सॉलिड मटेरियल का इंजेक्शन कर रहा है, मतलब सॉलिड मटेरियल को इनगल्फ कर रहा है वो. तो डेट इज़ फैगोसाइटोसिस. और पिनोसाइटोसिस क्या होता है? सेल ड्रिंकिंग, कि लिक्विड मटेरियल का इंजेक्शन कर रहा है वो. तो वो क्या हो गया? पिनोसाइटोसिस हो गया. तो जो ट्रांसपोर्ट है वो 2 तरह से, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस. एंडोसाइटोसिस मीन्स इनसाइड द सेल, तो इनसाइड द सेल इंजेक्शन हो रहा है. तो वो 2 तरह से हो रहा है, एक पिनोसाइटोसिस हो रहा है और एक फैगोसाइटोसिस हो रहा है. तो जो पिनोसाइटोसिस है डेट इज सेल ड्रिंकिंग, और जो फैगोसाइटोसिस है वो डेट इज सेल ईटिंग. उसके अंदर सॉलिड मटेरियल का इंजेक्शन हो रहा है, उसमें लिक्विड मटेरियल का इंजेक्शन हो रहा है. और एक्सोसाइटोसिस और सेल वॉमिटिंग क्या है कि इजेक्शन हो रहा है वेस्ट मटेरियल का. सेल के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल फॉर्म हो रहा है उसका जो इजेक्शन है, मतलब वो सेल से एक्सक्रीट आउट हो रहा है, वो एक्सोसाइटोसिस और सेल वॉमिटिंग के थ्रू जो है वो हो रहा है. ठीक है. फिर हम आगे बढ़ते हैं.
अब हम सेल वॉल के बारे में पढ़ते हैं। हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं सेल वॉल के बारे में। जो सेल वॉल है वो एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होता है। सेल वॉल के हमने फंक्शंस थोड़े बहुत पढ़े थे कि वो प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, शेप प्रोवाइड करता है। तो ये एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होता है। अभी किस किस के अंदर प्रेजेंट होती है, मतलब सेल वॉल किस के अंदर किन ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलेगी? जो सेल वॉल है वो बैक्टीरिया में देखने को मिलती है, कुछ प्रोटिस्टेंट्स में देखने को मिलती है, फंगस में देखने को मिलती है, एल्गी में देखने को मिलती है और प्लांट्स में देखने को मिलती है। तो जनरली हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सेल वॉल है वो हमको कहाँ कहाँ, मतलब किन किन ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमको सेल वॉल देखने को मिलती है, और हमको रूल आउट करना होता है कि इन ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल नहीं देखने को मिलती। जैसे कि हमको 4 ऑप्शंस मिले और उसमें हमें एक ऑप्शन एनिमल मिले, एनिमल सेल के अंदर, तो एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सेल वॉल जो है उसकी क्या कंपोजिशन होती है, कि किसकी बनी होती है सेल वॉल? तो हमने पढ़ा कि सेल वॉल एल्गी में प्रेजेंट होती है, प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। तो जो एल्गी है उसके अंदर जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, गैलेक्टेंस, मैनिन्स, मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। तो इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एल्गी की सेल वॉल है वो किन किन किस उसकी कंपोजिशन किससे होती है, और हमको रूल आउट करना होगा कि भाई इससे नहीं बनी होती है। वो हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर करना है। फिर जो अदर प्लांट सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, हेमी सेलुलोज की, पैक्टीन की, प्रोटीन्स की। तो हमने देखा कि जो एल्गी की सेल वॉल है वो सेलुलोज की, गैलेक्टेंस, मैनिन्स, मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है, और जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो जनरली सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन्स और प्रोटीन्स की बनी हुई होती है। और जो सेल वॉल है वो बैक्टीरिया में, कुछ प्रोटिस्टेंट्स में, फंगस में, एल्गी में और प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। अब हम आगे देखते हैं कि जो सेल वॉल है वो फर्दर कैसे उसको हम बढ़ रहे हैं, कि जो सेल वॉल है वो एक प्राइमरी वॉल होती है, सेकेंडरी वॉल होती है, टर्शरी वॉल होती है, फिर मिडल लैमेला होता है। अब प्राइमरी वॉल के अंदर जो है सेकेंडरी वॉल की ग्रोथ होती है, फिर सेकेंडरी वॉल के अंदर टर्शरी वॉल की ग्रोथ होती है, और जो मिडल लैमेला है वो 2 सेल वॉल्स होते हैं उनको आपस में कनेक्ट करता है। डेट इज़ कॉल्ड मिडल लैमेला। मिडल लैमेला मतलब 2 सेल्स के बीच में, तो मिडल आ गया, और लैमेला लेयर की तरह काम कर रहा है, मतलब 2 सेल्स के बीच में जो कॉमन लेयर है डेट इज़ मिडल लैमेला। ठीक है, अब प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल और टर्शरी वॉल, उन तीनों को हम देखते हैं कि जो प्राइमरी वॉल है उसके इनसाइड जो ग्रोथ हो रही है वो सेकेंडरी वॉल की हो रही है, सेकेंडरी वॉल के इनसाइड जो ग्रोथ हो रही है वो टर्शरी वॉल की हो रही है। तो ये आपस में तीनों कैसे डिफर कर रहे हैं, कि जो प्राइमरी वॉल है वो ग्रोथ के केपेबल होती है, मतलब वो ग्रोथ कराती है ना। फिर जैसे जैसे जो सेल है वो मैच्योर होती है, जो प्राइमरी वॉल की जो ग्रोथ है वो कम हो जाती है, और जो प्राइमरी वॉल है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की, हेमी सेलुलोज की और पैक्टिन्स की। और ये बहुत ही थिन वॉल होती है और इलास्टिक होती है, इलास्टिक नेचर की होती है। अब जो सेकेंडरी वॉल है वो क्या होती है? रिजिड होती है और थिक होती है, जबकि जो प्राइमरी वॉल थी वो थिन थी और इलास्टिक थी। ठीक है, ये भी किसकी बनी होती है? सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पैक्टिन्स की। अब ये किसके इनर साइड ऑफ प्राइमरी वॉल होता है? मैंने पहले कहा था कि जो प्राइमरी वॉल है वो सबसे आउटसाइड होती है, उसके अंदर सेकेंडरी वॉल ग्रो करती है और उसके अंदर टर्शरी वॉल ग्रो करती है। तो सबसे आउटसाइड क्या हो गई? प्राइमरी वॉल जो कि थिन और इलास्टिक थी, उससे इनसाइड सेकेंडरी वॉल जो कि रिजिड और थिक थी। फिर टर्शरी वॉल जो है वो हेमी सेलुलोज और जाइलेम की बनी होती है, जबकि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही किसकी बनी हुई थी? सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पैक्टीन की। और जो सबसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्लोजेस्ट होती है वो कौन सी होती है? टर्शरी वॉल होती है, क्योंकि वो सबसे इनसाइड है, और सेल वॉल के जस्ट इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो टर्शरी वॉल इज क्लोजेस्ट टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल और टर्शरी वॉल, इन तीनों में से सबसे क्लोजेस्ट जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वो कौन सी वॉल होती है? तो डेट इज टर्शरी वॉल। टर्शरी वॉल सबसे क्लोजेस्ट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। फिर आपसे मिडल लैमेला के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिडल लैमेला क्या होता है और मिडल लैमेला की कंपोजिशन क्या होती है, तो वो हम आगे देखते हैं। कि जो मिडल लैमेला है, मैंने आपको बताया कि वो कॉमन लेयर होती है बिटवीन द 2 सेल्स, है ना। 2 सेल वॉल के बीच में जो कॉमन लेयर होती है वो मिडल लैमेला होती है। अब मिडल लैमेला किसका बना होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट का बना होता है। तो ये क्वेश्चन आपसे जनरली पूछा जाता है कि मतलब व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ मिडल लैमेला। तो मिडल लैमेला की कंपोजिशन क्या होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट, जिसके अंदर कैल्शियम पैक्टेट का जो अमाउंट है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मैग्नीशियम पैक्टेट। ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं कि सेल वॉल के क्या फंक्शंस होते हैं। वो पहले भी आया था, एक बार मैंने डिस्कस किया था सेल वॉल के फंक्शंस के बारे में, तो हम अच्छे से पढ़ते हैं कि सेल वॉल के फंक्शंस क्या होते हैं। तो सेल वॉल के कुछ एक मेजर फंक्शंस होता है, जैसे कि वो सेल को शेप प्रोवाइड करता है,
कि प्लांट सेल की प्रॉपर जो वेल डिफाइंड शेप है वो सेल वॉल की वजह से है, ठीक है। दूसरा, वो सेल को डैमेज से प्रिवेंट करता है ना, कोई मैकेनिकल डैमेज से या फिर कोई इन्फेक्शन से वो जो सेल वॉल है वो प्रोटेक्ट करती है सेल को, ठीक है। वो सेल को सेल से इंटरेक्ट करने में हेल्प करता है, जैसे कि मिडल लैमेला के थ्रू एक सेल दूसरी सेल से इंटरेक्ट करती है। और दूसरा, ये बैरियर की तरह काम करता है टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। अब जो सेल वॉल मटेरियल है, जैसे कि हेमोसेलुलोज हो गया, पैक्टिन हो गया, लिग्निन हो गया, है ना, ये जिससे जो सेल वॉल बना हुआ होता है, सेल वॉल इनसे ही बना होता है, हेमिसेलुलोज से, सेलुलोज से, पैक्टिन से, लिग्निन से, है ना। तो जो सेल वॉल के अंदर हेमिसेलुलोज है, पैक्टिन है और जो लिग्निन है, वो प्लांट की गोल्जी बॉडीज़ होती है उनके अंदर सिंथेसाइज होता है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि सेल वॉल को बनाने में किसी एक ऑर्गेनेली का आप रोल बताइए, तो वो प्लांट की गोल्जी बॉडी होगी। डिक्टोजोम्स भी कहा जाता है, प्लांट की गोल्जी बॉडी को हम डिक्टोजोम्स भी बोलते हैं, क्योंकि जो हेमिसेलुलोज है, पैक्टिन है और लिग्निन है, वो गोल्जी बॉडीज़ ही बनाती है, ठीक है। और मतलब वो सेल वॉल को बनाने में हेल्प कर रही है। अब हम आगे देखते हैं, ठीक है। अब सेल के अंदर होता है प्लाज्मोडेस्मेटा, एक टर्म है डेट इज़ प्लाज्मोडेस्मेटा। वो क्या होता है कि दो प्लांट सेल्स के बीच में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस होते हैं, मतलब साइटोप्लाज्म, एक साइटोप्लाज्म को दूसरे साइटोप्लाज्म से कनेक्ट कर रहा है, डेट इज़ प्लाज्मोडेस्मेटा। ये मल्टी सेलुलर जो प्लांट्स होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि जो मल्टी सेलुलर प्लांट है उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक प्लाज्मोडेस्मेटा प्रेजेंट होते हैं। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो टिब्यूल्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑर्गेनली, तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर टिब्यूल्स होते हैं उनको हम कहते हैं डेस्मोटिब्यूल्स, है ना। ये जो साइटोप्लाज्म की कॉन्टिन्यूटी होती है उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये एक टर्मिनोलॉजी है। अब जो सेल वॉल है और जो मिडल लैमेला है, वो जो प्लाज्मोडेस्मेटा है उसके थ्रू ट्रैवर्स्ड होता है, कि मतलब जो प्लाज्मोडेस्मेटा है वो दो प्लांट सेल्स को कनेक्ट कर रहा है, मतलब कि सेल वॉल और जो मिडल लैमेला होगी उसको क्रॉस करेगा, मतलब प्लाज्मोडेस्मेटा उसी के अंदर होल होगा जो कि आपस में साइटोप्लाज्म को जोड़ रहे हैं, दो सेल्स की, है ना, नेबरिंग सेल्स को जोड़ रहे हैं। अब यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल और टर्शरी वॉल का। इसके अंदर ये दिखाया हुआ है कि जो सबसे आउटसाइड है डेट इज़ प्राइमरी वॉल, उसके इनसाइड सेकेंडरी वॉल है और उसके इनसाइड टर्शरी वॉल है। और अगर इसके इनसाइड बनाना होगा तो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाएंगे, फिर उसके इनसाइड बनाना होगा तो हम साइटोप्लाज्म बनाएंगे, और साइटोप्लाज्म में वेरियस ऑर्गेनेलीज अपनी अपनी पोजीशन पे होंगी, ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं। फिर अब हम पढ़ते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में, कि जो साइटोप्लाज्म है ना, वो उसको हमने दो तरह से टर्म्स दी हुई हैं कि साइटोप्लाज्म को एक तो हम कहते हैं साइटोजोल और एक होता है ट्रोफोप्लाज्म। तो साइटोजोल क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म का लिक्विड मैट्रिक्स होता है, मतलब एक्सेप्ट ऑर्गेनेलीज, साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनेलीज भी है और बाकी लिक्विड मैट्रिक्स है ही। तो जो लिक्विड मैट्रिक्स है साइटोप्लाज्म का एक्सेप्ट ऑर्गेनेलीज, हम ऑर्गेनेलीज को हटा दें और बाकी का जो लिक्विड मटेरियल दैट इज साइटोजोल। और जो ट्रोफोप्लाज्म है वो क्या है, पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म जो कि ऑर्गेनेलीज कंटेन कर रहा है और नॉन लिविंग इंक्लूजन्स इंक्लूड कर रहा है, मतलब कि जो पार्ट ऑर्गेनेलीज कंटेन कर रहा है वो पार्ट, वो, और जो पार्ट ऑर्गेनेलीज कंटेन नहीं कर रहा है वो पार्ट। तो जो कर रहा है उसको तो हम कह रहे हैं ट्रोफोप्लाज्म, और जो नहीं कर रहा है उसको हम कह रहे हैं साइटोजोल। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेटाबॉलिकली एक्टिव और लिविंग स्ट्रक्चर जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है, मतलब जो साइटोप्लाज्म है किसी भी सेल का मेटाबॉलिकली एक्टिव और लिविंग स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि उसके अंदर मेजर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ और जो सेलुलर एक्टिविटीज़ है सेल की, वो इसी के अंदर प्रेजेंट होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में, ठीक है। अब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है, अब हम ये नेक्स्ट ऑर्गेनेलीज पे जा रहे हैं, ठीक है। हमने सेल वॉल के बारे में पढ़ लिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ लिया था। अब हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो व्हाट डू यू मीन बाय एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर ना 4 कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, लाइसोसोम्स होते हैं और वैक्यूल्स होते हैं। अब ये ही 4 स्ट्रक्चर्स क्यों प्रेजेंट हुए एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई देयर इज अ कंपोजिशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स इन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है कि क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम्स जो है वो पार्ट नहीं होते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के। तो वो दोनों क्यों पार्ट नहीं होते, और जो ये 4 स्ट्रक्चर्स हैं वो ही क्यों पार्ट होते हैं? क्योंकि उनके फंक्शंस जो हैं वो कोऑर्डिनेट होते हैं, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, ये आपस में इनके फंक्शंस कोऑर्डिनेट करते हैं। तो इस वजह से जो है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की कंपोजिशन में आते हैं, और क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम्स को हम इसके अंदर कंसीडर नहीं करते हैं।
अब हम एक एक करके जो इसके कंपोनेंट है उसको पढ़ेंगे। तो हमने बोला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो हम अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ेंगे। तो ये एक ऑर्गेनेली है, हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है ना। अभी इसमें क्या है कि ये प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स स्कैटर्ड होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड प्रेजेंट होता है, टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स का पूरा रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, वो इंट्रासेलुलर स्पेस को, जो सेल के अंदर स्पेस है, उसको दो कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है। एक तो इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक आउटसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और साइटोप्लाज्म। तो इनसाइड वाला तो क्या हो गया, ल्यूमिनल, उसको हम टर्म दे रहे हैं ल्यूमिनल, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की इनसाइड है। और जो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल है वो आउटसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो हमने हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने इंट्रासेलुलर स्पेस को दो में डिवाइड कर दिया, डेट इज ल्यूमिनल और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ल्यूमिनल इज इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल इज आउटसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ होता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, उसमें तीन मेन स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। एक तो होता है सिस्टर्ने, एक होता है वेसिकल्स और एक होता है ट्यूब्यूल्स। तो ये तीन स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब जो सिस्टर्ने है वो कैसे होते हैं कि ये लॉन्ग होते हैं, फ्लैटेंड होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं और स्टेक्स में अरेंज्ड होते हैं। जैसे हम कॉइन्स देखते हैं तो कॉइन्स को एक के ऊपर पाइल अप कर देते हैं ना, तो स्टेक्स उसको बोला हुआ है। यहाँ पे एक डायग्राम भी दिया हुआ है मैंने कि है ना, कि ये लॉन्ग फ्लैटेंड अनब्रांच्ड है ना यूनिट्स हैं और वो स्टेक्स में प्रेजेंट है, मतलब ग्रुप्स में प्रेजेंट है। वेसिकल्स क्या है, वेसिकल्स क्या होते हैं कि ओवल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। ट्यूब्यूल्स क्या है कि इरेगुलर होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, फ्रीली एसोसिएटेड होते हैं, मतलब सिस्टर्ने के साथ फ्री एसोसिएशन में देखने को मिलता है जनरली। ठीक है, अब ना ये जो तीनों कंपोनेंट है, सिस्टर्ने, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स, ये तीनों कंपोनेंट ना गोल्जी बॉडीज़ में भी देखने को मिलेंगे आपको। हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी ये तीन कंपोनेंट्स होते हैं और जो गोल्जी बॉडीज़ होती है उनके अंदर भी ये तीन कंपोनेंट होता है। लेकिन फ़र्क क्या होता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ये तीनों कंपोनेंट्स हैं, ये जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर आइसोलेटेड प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हमने पहले पढ़ा था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो स्कैटर्ड होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, मतलब कि ये तीनों स्ट्रक्चर्स जो हैं वो साइटोप्लाज्म में आइसोलेटेड अलग अलग प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप्स होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दोनों में क्या फ़र्क है, रफ और एक है स्मूथ। रफ में क्या ऐसा है कि उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल रहे हैं, उसके अंदर राइबोसोम्स अटैच होते हैं, इस वजह से उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके अंदर राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है, अब जो राइबोसोम उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं तो वो कौन से राइबोसोम्स होते हैं, जनरली ATS राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वो किससे अटैच होते हैं, जो लार्जर सब यूनिट है, ATS राइबोसोम है, बाइंड अपनी लार्जर सब यूनिट के थ्रू उससे बाइंड होता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके साथ जो बाइंड होता है वो किसके थ्रू बाइंड होता है, दो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं उनके थ्रू बाइंड करता है। उनका नाम क्या है, राइबोफोरिन 1 एंड राइबोफोरिन 2 ऑन द सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके सरफेस पे दो ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, एक होता है राइबोफोरिन 1 और एक होता है राइबोफोरिन 2, जिसके थ्रू जो राइबोसोम है वो अपनी ATS राइबोसोम है वो अपनी लार्जर सब यूनिट के थ्रू उसके साथ अटैच होता है। तो RER के अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और SCR के अंदर राइबोसोम भी एब्सेंट होते हैं। अगर राइबोसोम एब्सेंट है तो कोई एंकोरिंग जो ग्लाइकोप्रोटीन्स है वो भी एब्सेंट ही होंगे, क्योंकि वो है किसके लिए, क्योंकि राइबोसोम को अटैच करना है। राइबोसोम ही नहीं है तो मतलब ग्लाइकोप्रोटीन भी एब्सेंट ही होंगे, तो राइबोफोरिन भी एब्सेंट होगा। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन क्या होता है और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका मेन फंक्शन क्या होता है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका मेन फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस में, वो एक्टिवली इंगेज्ड होता है प्रोटीन सिंथेसिस में और सिक्रीशन में। इसमें एग्जांपल के लिए जैसे कि लीवर सेल्स हो गई, पैनक्रियाज की सेल्स हो गई, वो प्रोटीन सिंथेसिस में एक्टिवली इन्वॉल्व होती है, तो उनके अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलता है। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये कंसर्न होता है ग्लाइकोजन और लिपिड मेटाबॉलिज्म से, वो तो प्रोटीन सिंथेसिस से था, ये लिपिड सिंथेसिस से मतलब एसोसिएटेड है। इसमें एग्जांपल के लिए जैसे एडिपोज टिश्यू हो गया और मसल हो गए। तो हमने क्या देखा कि दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और स्मूथ होता है। रफ में ऐसा क्या है, राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स कौन से हैं, ATS है। ATS किससे अटैच होते हैं, राइबोफोरिन 1 से और राइबोफोरिन 2 से, RER से अटैच होते हैं। और ये राइबोफोरिन और राइबोसोम्स दोनों ही SCR में एब्सेंट होते हैं।
RER क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, जैसे कि लीवर सेल्स में हो गया, पैनक्रियाज के अंदर हो गया। और जो SER है वो ग्लाइकोजन और लिपिड मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, जैसे कि एडिपोज टिश्यू हो गया और मसल हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप्स हो गए। ठीक है, अब इसमें दिया हुआ है कि जो एनिमल सेल्स होती है उनके अंदर लिपिड लाइक स्टीरॉयडल हार्मोन्स होते हैं, वो मेजरली कौन सिंथेसाइज करता है, SCR सिंथेसाइज करता है। तो अभी हमने यही पढ़ा था कि SCR जो है उसका मेजर रोल होता है लिपिड सिंथेसिस में। तो जो स्टीरॉयड हार्मोन्स हो गए वो लिपिड की तरह ही काम करता है। तो एनिमल सेल में जो लिपिड लाइक स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं वो SCR बनाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है ये। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कुछ मॉडिफिकेशंस होती है हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कब बोलेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, जबकि वो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है स्केलेटल और कार्डिक मसल में प्रेजेंट होगा। अगर वो स्केलेटल और कार्डिक मसल में प्रेजेंट है, पर्टिकुलरली जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो उसको हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब दूसरा है माइक्रोसोम्स। माइक्रोसोम्स क्या होता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पीसेस होते हैं प्लस उसके साथ राइबोसोमल प्रोटीन्स, राइबोसोमल पार्टिकल्स एसोसिएटेड होते हैं, तो उसको हम माइक्रोसोम्स बोल देते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब फंक्शंस क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में सब पढ़ लिया, उसके बारे में पढ़ा, उसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं, वो कितने टाइप का होता है, जो टाइप है उसका क्या क्या फंक्शन होते हैं। ठीक है, अब हम ओवरऑल फंक्शन देख रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो मेन मतलब उसके जो ओवरऑल फंक्शन में बहुत सारे फंक्शन है जो हम एक एक करके देखेंगे, है ना। सबसे पहले है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, कि जो सेल है उसके अंदर क्या होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो ये सारे मिलके ना क्या बनाते हैं, सेल का एंडोस्केलेटन बनाते हैं। और जो सेल का एंडोस्केलेटन है वो उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। तो इसका एक मेजर कंपोनेंट, एक मेजर फंक्शन क्या होगा कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है। दूसरा क्या है कि इंट्रासेलुलर एक्सचेंज में हेल्प करता है, कि सेल के विद इन जो एक्सचेंज हो रहा है उसमें ये हेल्प कर रहा है। तीसरा एक किसमें कर रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। तो हमने पढ़ा था RER का मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, तो उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल है। फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो क्या कर रहा है, लिपिड सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। फिर सेलुलर मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहा है ये। ठीक है, कि सेल की जो मेटाबॉलिज्म है उसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में इसका फंक्शन होता है। और देखते हैं हम आगे कि इसका जो है बहुत ही फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका एक बहुत मेजर फंक्शन होता है कि वो डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प कर रहा है। जो सेल होती है वो बहुत सारे टॉक्सिन से एक्सपोज होती है, तो जो सेल है वो अपने आप को बचाती है, अपने आप को प्रोटेक्ट करती है। तो वो किस प्रोसेस के थ्रू करती है, डिटॉक्सिफिकेशन। डी मीन्स एब्सेंट, टॉक्सिफिकेशन मतलब कि जो टॉक्सिन है उसको डिटॉक्सिफाई करना। ठीक है, वो उसके अंदर किसका रोल होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। और ये किससे एसोसिएटेड होता है, जो साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स होते हैं उनसे एसोसिएटेड होता है। अब ये और किस में हेल्प करता है, लाइजोसोम्स, गोल्जी बॉडी और कुछ माइक्रो बॉडीज़ होती है उसकी फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रिकर्सर की तरह काम करता है, वो प्रिकर्सर प्रोवाइड करता है एक्चुअली। जो सिक्रीटरी मटेरियल है गोल्जी बॉडी, जो गोल्जी बॉडी है उनको जो प्रिकर्सर मटेरियल प्रोवाइड करता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड करता है। वो गोल्जी बॉडीज़ के पास जाता है और गोल्जी बॉडी उन मैक्रोमोलिक्यूल्स को सिक्रीट आउट करती है आउटसाइड ऑफ द सेल। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। ठीक है, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हमने क्या क्या फंक्शंस पढ़ लिए, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, लाइजोसोम्स, गोल्जी बॉडी, कुछ माइक्रो बॉडीज़ उनकी फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और ये प्रिकर्सर प्रोवाइड करता है गोल्जी बॉडीज़ को। तो ये हमने पढ़ लिया एंडोप्लाज्मिक। ओके, सो दिस इज़ द वीडियो, थैंक यू।